बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और हुजूर आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 PM विद सलमान मिर्ज़ा। कुफर टूटा कर अल्लाह अल्लाह करके जनाब, और ये सारी सूरत हाल कि 26वीं आइनी तरमीम बिल आखिर मंजूर तो हो गई है, लेकिन क्या ये गेम का इख्तिताम हुआ है या नई गेम का आगाज़ हुआ है? क्योंकि अब 26वीं आइनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 25 तारीख के बाद कौन होंगे, इस हवाले से पार्लिमानी कमेटी इस बात का फैसला करेगी कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसको होना चाहिए, और फिर वो नाम वजीर आजम को अरसाल किया जाएगा। वजीर आजम साहब वो नाम फिर सदर ममलिकत को अरसाल करेंगे और उसके बाद फिर ये पता चलेगा कि जनाब पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस कौन होंगे। लेकिन जो पार्लिमानी कमेटी है जिसमें 8 अराकीन कौमी असम्बली से और 4 अराकीन सेनेट से होंगे, उसमें 2/3 अक्सरियत से उस नाम की मंजूरी होना लाजमी है। यानी 8 अराकीन जो कौमी असम्बली में, जिसमें अपोजिशन और हुकूमत के अराकीन भी शामिल होंगे, जो पार्लिमानी कमेटी होगी तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी वहां पर होगी, सेनेट के अराकीन भी 4 वहां पर मौजूद होंगे, और 2/3 अक्सरियत से जब नाम अप्रूव्ड होगा वो नाम फिर वजीर आजम को अरसाल कर दिया जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता रोज जब हम बात कर रहे थे, फैसल चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, वो हमारे साथ शो के अंदर मौजूद थे। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पार्लिमानी कमेटी में जाके बैठेगी, गुफ्तगू करेगी, अपना कंसेंसस शो करेगी, या फिर बॉयकॉट कर देंगे कि जनाब हम नहीं कर रहे? क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कबूल करने को तैयार ही नहीं है। और आज अली अमीन गंडापुर साहब ने भी एक बात ये कह दी कि जनाब हम जो है वो बाहर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे और सब कुछ बंद कर देंगे, पूरा मुल्क ब्लॉक कर देंगे। आईनी तरमीम मानने को उन्होंने इनकार कर दिया। तो फैसल जावेद साहब ने मुझे बोला था, सॉरी फैसल चौधरी साहब ने मुझे बात बोली थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपने नाम अनाउंस भी कर दिए हैं और हम जाके वहां पर बैठेंगे, मुशावरत होगी। लेकिन आज देखने में आया जब पार्लिमानी कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया चीफ जस्टिस के नाम पर, जो कि 3 नाम है, मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, याहिया अफरीदी साहब हैं, इन तीनों में से एक ही नाम नए चीफ जस्टिस के तौर पर निकलकर सामने आएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका बॉयकॉट किया। फिर ये कहा गया कि मौलाना साहब जो है वो मनाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन को, और फिर कुछ हुकूमती वुज़रा की तरफ से, हुकूमती नुमाइंदगान की तरफ से ये बात सुनने को भी मिली कि जनाब हमें ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन की पार्लिमानी कमेटी में मुशावरत के लिए या रजामंदी के लिए। उनके बगैर भी आइन इस बात की इजाज़त देता है कि हम एक नाम फाइनल करके आगे भेज दें, लेकिन हम कंसेंसस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन फिर ये जो इजलास था वो ताख़ीर का शिकार हुआ, उसमें तात्तुल आया, उसमें ब्रेक आया, फिर दोबारा अब ये पार्लिमानी जो कमेटी का इजलास है ये इस वक्त चल रहा है। लेट्स सी, हो सकता है कि प्रोग्राम जब हम इख्तिताम करने जा रहे हों तो कोई नाम सामने आ जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आज इस नाम पर, किसी भी नाम पर जो इन तीनों में से कोई एक नाम होगा उसमें से फाइनलाइजेशन कर ली जाएगी। कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं, कुछ लोग ये ख्याल भी कर रहे हैं, गुमान भी कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि जस्टिस याहिया आफरीदी साहब जो है वो नए चीफ जस्टिस के तौर पर सामने आए, और जो सीनियरिटी के हवाले से बात की जा रही है वो मंसूर अली शाह साहब के हवाले से बात की जा रही है। अब ये आईनी तरमीम तो हो चुकी है, अब क्या वाकई में इसको रिवर्स किया जा सकता है? दीगर मामलात हो सकते हैं, फिर जो आईनी बेंच बनेगा उसमें जो फैसला निकल कर सामने आएगा वो कहाँ चैलेंज होगा, क्या वो चैलेंजेबल होगा भी या नहीं होगा, कितना रुकनी बेंच होगा, क्योंकि अभी तक चीज़ें वाजे हो नहीं सकी हैं। इसी पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। माहिर कानून इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आरिफ चौधरी साहब। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाहदरा रहमानी साहब भी मुझे आके चल के ज्वाइन करेंगी, और नदीम कुरैशी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो भी मुझे आगे चल के प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। लेकिन क्योंकि मामलात आइन और कानून के हवाले से हैं और उन चीज़ों की तशरीह करना, उन चीज़ों को समझना ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए स्टार्टिंग फ्रॉम आरिफ साहब। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी, वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आरिफ साहब, आपको ने ये 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्विदा पर, कल मैं जब शो कर रहा था तो मेरे साथ कई कानूनदान मौजूद थे जो इस पर बहस कर रहे थे, 3C की बात कर रहे थे कि आप जरा 3C को गौर से पढ़ें। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी चाहिए पार्लिमानी कमेटी की जो कि चीफ जस्टिस को मुंतखब एक नाम को पर फाइनलाइज हो सके। लेकिन दूसरे को कानूनी माहिरीन साहब वही बात कहते हैं कि नहीं जनाब, 2/3 अक्सरियत, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो 2/3 मेजॉरिटी अगर नहीं होगी पार्लिमानी कमेटी में किसी एक नाम पर मुत्तफिक, देन व्हाट सर, फिर क्या होगा आरिफ साहब? जी, देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं कि 2/3 मेजोरिटी के साथ ही नाम जो है वो फाइनल होगा। फाइनलाइज होगा, ठीक है। हाँ, यानी ये बाकी जो तरीकेकार है ना, वो मैं आपको अर्ज करूं, जो आप फरमा रहे थे कि इसमें या अफरीदी को वो बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट तो यकीनन बनाना चाहती होगी, लेकिन या अफरीदी साहब जो है
वो शायद खुद ना बने। उसकी वजह यह है कि वो उनकी रिटायरमेंट जो है वो गालिबन 2032 तक है में है। तो वो अगर आज चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो इन्होंने जो 3 साल वाली शर्त रखी है, जी जी। उस 3 साल वाली शर्त के मातहत वो उन्हें 3 साल के बाद ये नौकरी भी छोड़ना होगी बतौर जज के। अच्छा, तो हाँ। इसलिए मैं समझता हूँ उनको किसी तौर पर ये सूरत जो है काबिल कबूल उसके लिए नहीं होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस तो उन्होंने बाहर तौर बन जाना है। यानी अगर वो अब ना भी बने तो फिर भी उनकी बारी आ सकती है। लेकिन इस वक्त अगर वो चीफ जस्टिस बनने के तो लिए फिर जाते नौकरी हैं, उनकी का दौरानिया कम हो जाएगा। उनकी टेन्योर जो है वो सारे का सारा उनका खत्म हो जाता है। सिर्फ 3 साल तक वो ये चीफ जस्टिस रह सकेंगे। तो दुरुस्त। इसलिए मामला जो है अल्टीमेटली फिर मंसूर अली शाह की तरफ आएगा। और मंसूर अली शाह को बनाने का फायदा ये भी होगा कि वक्ती तौर पर ये जो एक वकला की तहरीक है उसका भी काफी ज्यादा उससे भी फर्क पड़ेगा। और बहुत सारे लोग जो मुतालबा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ये कहने वाली होगी कि जी आप देखें, सीनियर मोस्ट जो थे मंसूर अली शाह साहब, आप सब कह रहे थे तो हमने उन्हें बना दिया है। तो एक तरह से एक यानी, और चूंकि उन्होंने ऑलरेडी जो पर थे वो काट दिए हैं चीफ जस्टिस के, जो उनके जेन में है, यानी मैं तसव्वुर अपने गवर्नमेंट के, कि उन्होंने आईनी बेंच बना के सारे मामलात जो असल जिनको वो डील करना चाहते हैं वो है पीटीआई से मुतल्लिक, जिसमें पीटीआई के चीफ को सजा देना और वो सजा फौजी अदालत से दिलवाना, और उसके बाद फिर पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाना। ये वो मामलात हैं जो उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 है। तो उस प्रायोरिटी नंबर 1 के लिए जो बेंच बनेंगे वो उनकी मर्जी के बेंच बनेंगे। और उन सो कॉल्ड आईनी बेंचेस जो होंगे उनमें जब वो मामलात उनके जाएंगे तो वो बिल्कुल उस पर मोहर सर, तस्दीक सब ये कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बनेगा, सर आरिफ साहब, मैं इस पे जरा आपकी रहनुमाई चाहूंगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बनेगा, इसमें जो चीफ जस्टिस साहब होंगे या दीगर जज साहिबान होंगे, ये रिटायर्ड होंगे, मौजूदा होंगे? पहला सवाल सर। दूसरा, ये आइन की शिकों की तशरीह कर सकेंगे या सियासी जमातों के फैसले भी यहीं से होंगे? ये आइन की शिकों की तशरीह भी ये करेगी, और सियासी जमातों के फैसले बेसिकली चूंकि उनका ताल्लुक आइन से ही होता है ना, यानी मतलब पाबंदी अगर लगती है तो वो भी आइनी मसला है। उसको वो तो जाना ही सुप्रीम कोर्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने डिवीजन कर दी कि जब इस तरह का मसला आएगा तो वो आइनी बेंच के पास जाएगा। आइनी बेंच जो है उसमें इन्होंने खुद अपनी मर्जी से जजेस जो हैं उनको अपॉइंट करना है। जो आईनी बेंच बनेगा उसका सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपने दो अलग-अलग अदालतें बना दी। एक जो सुप्रीम कोर्ट थी उसके पास आपने वो इख्तियारात आर्टिकल 185 की हद तक रखे कि जब आर्टिकल 199 के तहत कोई फैसला होता है तो उसके खिलाफ आर्टिकल 185 में जाया जा सकेगा, जो अपीलेट अथॉरिटी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। जहां तक आर्टिकल 184(3) है वो सुप्रीम कोर्ट का, और आर्टिकल 199 हाई कोर्ट का जो इख्तियार ए समात था फंडामेंटल राइट से मुतालिक, उसको आपने कर्टेल कर दिया कि वो सारे के सारे मामलात जो हैं वो जाएंगे आईनी बेंचेस, और आईनी बेंच जो है वो तश्कील देंगे प्रोविंसेस की सतह पे भी। तो गोया हर सतह पे आप ये की कोशिश गवर्नमेंट की ये है कि मर्जी के बेंच, और खास तौर पे ये जो आने वाले दिनों में केसेस हैं, ये जो ये भी पिटीशन इलेक्शन मैटर जो है, इसमें भी एक सतह पे जाके आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करना पड़ती है। तो वो जब कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करने की बारी आएगी तो वो भी जाएगा आईनी बेंच के पास। तो ये जो खुले पहली तो बात ये खोलने ही नहीं देंगे, क्योंकि जो मर्जी के जजेस होंगे वो कैसे तो सर, उन यहां पर जो जज साहिबान लगेंगे वो रिटायर्ड होंगे? वो कौन लगाए? वो भी पार्लिमानी कमेटी लगाएगी? हाँ जी, सारे सब में उनका अपना तरीकेकार यही। तो पार्लिमानी कमेटी के थ्रू ही जाएंगे सारे जजेस? हाँ जी, हाँ जी। तो अल्टीमेट से जो है होगी गवर्नमेंट की होगी, क्योंकि आपके पार्लियामानी कमेटी को देख ले, उसमें यानी ऑलरेडी 2/3 मेजोरिटी जो है वो गवर्नमेंट की मौजूद है। तो सर, एक यानी सवाल उसमें फिर एक सवाल ये भी जी, पैदा होता है ना कि आप अगर उनका कोई फैसला आता है तो वो चैलेंजेबल है या वो चैलेंजेबल ही नहीं नहीं है, उस पर अपील ही नहीं हो सकती? नहीं कोई चैलेंज तो सर, फिर वही वाली सवाल आ जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट की जो इख्तियारात हैं उसमें तो बहुत ज्यादा कमी कर दी गई। वो आप फिर दुरुस्त बात सुप्रीम कर। कोर्ट को एक आपने बराए नाम के लिए, जाहिर है आप ये कर नहीं सकते कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी बहुत बड़ी बनी हुई है, उसका नाम भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है। तो असल बात तो सारी की सारी जो थी वो ये सुप्रीम कोर्ट के पर काटने थे। सुप्रीम कोर्ट का डंक जो था उसे खत्म करना था, जिसका आप देखें ना, बार बार ये कहा जा रहा है कि जी वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने जो प्राइम मिनिस्टर जो थे वो फारिग कर दिए।
आप ये जेहन में रखें, ये बात आप सबको मालूम है, आपको मुझसे ज्यादा मालूम होगी कि ये जो जिन्होंने ये वज़ीर आज़म को घर भिजवाया था ना, वो उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे नहीं भिजवाया था, या वो उन्होंने भिजवाया था जिस कुव्वत के ये आज जिस कुव्वत के ताकत उसी की ताकत है, उसी ने जो कुछ कहना है वो अब भी उसी तरह होना। अब भी जिस वजीर आजम को उन्होंने चाहना है, जब चाहना है वो फारिग हो जाना है। और आप खुद आपने ये रास्ता दे दिया है कि अगर कल, पहले तो ये था कि अगर वजीर आजम को फारिग किया गया तो नसीम असद शाह ने उसे बहाल कर दिया, नवाज शरीफ को। लेकिन ये है कि अब वो कोई नसीम असद शाह जो है वो वजीर आजम के बरतरफी के खिलाफ किसी अमल यानी लेकिन सर अगर वजीर आजम खुद लगाएंगे किसी ऐसी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल एक बेंच को, जो अगर वो उनके चीफ जस्टिस को खुद लगाएंगे तो सर वो किस तरह से फिर इस फैसले की तौसीह कर पाएगा? वो तो ये देखे ना, यही तो मामला है, यही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है कि यानी सारे केसेस तो बेसिकली गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं ना। लोगों के पास तो एक ही रास्ता होता है, चीरा दस्तियां किसकी होती है? गवर्नमेंट की, इंतजामिया की। उसके खिलाफ कहाँ जाना होता है? या आपने हाई कोर्ट में जाना होता है या सुप्रीम कोर्ट में जाना होता है। और अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट वो करेंगे। और फिर एक और बारीक नुक्ता जरा देखें जी सर। कि इसमें एक और चीज शामिल है कि जी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो भी उस कमेटी ने देखनी है, और उस कमेटी में आएगी उसकी परफॉर्मेंस के बाद भी कि ये जज जो है वो सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं। और वो सही परफॉर्मेंस आपको पता है कि इन दोनों पार्टियों, बल्कि सब पार्टियों का एक ही रैकेट है कि वो परफॉर्मेंस वही समझते हैं कि जो उनकी मर्जी के मुताबिक फैसला करता है, बाकी चीजों से उनकी गर्ज नहीं होती। मर्जी के बरखिलाफ फैसले करेंगे तो उसका मतलब है कि मोअज़्ज़ज़ जज साहबान की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। परफॉर्म नहीं कर रहा है, मर्जी के खिलाफ फैसले करेंगे तो वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो वो इस परफॉर्मेंस की जो इंस्पेक्शन होनी है उसके डर से जजेस जो है वो उनकी मर्जी के ऐन मुताबिक फैसले करके उन्हें जाके बताएंगे। और यानी बेसिकली आप कोशिश जो की जा रही है वो राशिद अजीज और मलिक यूम की कोशिश है कि जनाब, और ये अपॉइंटमेंट वाला मामला जो है ना, ये तो मैं आपको अर्ज कर दूं कि जब इन्होंने अपने हाथ में इख्तियार लिए थे तो पीपल्स पार्टी के जमाने में ऐसे जजेस आ गए थे जिन्होंने पहली दफा हाई कोर्ट का मुंह देखा था। और एक जज ने अपना हामिद खान को कहा कि जी आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? वो पाकपतन से उनका तलक था जज साहब का। तो अच्छा सर, एक सवाल आरिफ साहब ये भी है ना फिर, क्योंकि कल भी हम इस पर डिबेट कर रहे थे तो फैसल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब के जो भाई हैं, वो ये कह रहे थे कि जनाब ये ज़्यादा अरसे नहीं रह पाएगी, ये इसको अंडू कर दिया जाएगा। अब ये अंडू आपको लगता है कि आइन में तरमीम करके ही होगा, या इसके अलावा जैसे होता है कि अगर आप एक आइन में जो तरमीम होती है वो तो कोर्ट के अंदर चैलेंजेबल नहीं होती, लेकिन अगर आप जैसे कोई अमेंडमेंट करते हैं, कोई आप नया लॉ बनाते हैं, जैसे हमने अभी कौमी असेंबली ने लॉ बना दिया था इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के हिसाब से, उसको चैलेंज कर दिया जाता है, क्या ये चैलेंजेबल होगा? क्योंकि कुछ लोगों की राय है कि इसको चैलेंज किया जाता है। आईनी तरमीम भी चैलेंजेबल होती है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। उसकी वजह यह है कि जहां एक कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, कि हर आइन जो है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी एक रूह है। जिस तरह ये जो ट्राइकाटमी ऑफ पावर्स है, ये रूह है हमारे आइन की, बेसिक स्ट्रक्चर है कि हमारा आइन जो है एक वफाकी, इस्लामी और जमहूरी आइन है। और इसमें आपने 3 जो स्तून है वो लिखा हुआ है कि आपकी अदलिया आजाद होगी। आजाद अदलिया तभी हो सकती है जब वो यानी हुकूमत के ताबे ना हो, हुकूमत उसे ना उसकी परफॉर्मेंस चेक करे और हुकूमत उसको अपॉइंट ना करे। तो ऐसी सूरत हाल में ये आप ये तरमीम जो है ये भी चैलेंजेबल है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट अगर अपने यानी दिखाएगी इसमें मसल्स, तो सुप्रीम कोर्ट इसे अनडू कर सकती है। और मसल्स दिखाने पड़ेंगे जब पूरे पाकिस्तान में वकला सारे के सारे इस मामले में मुत्तफिक हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वकला का अपना ये मसला है कि लोगों की तो ये लोगों की नुमाइंदगी करनी है वकला ने, तो किस तरह नुमाइंदगी करेंगे उन जजेस के सामने जो हुकूमत के ताबे होंगे। तो मतलब ये कि अब पहले इतनी मुश्किल है लोगों को सर अभी तक चैलेंज करने के लिए आपके पिटिशनर भी तो होना चाहिए ना, या ये आज खुद नोटिस होता है? नहीं, आज खुद नोटिस ना भी हो, पिटिशनर ऑलरेडी ये चैलेंज भी हो गई है। अच्छा। ये जो हाँ ये चारों हाई कोर्ट्स में तकरीबन, ये हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट में भी, लाहौर में भी चैलेंज हो गई है, और यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट में भी।
ये ऐसा मसला नहीं है कि चैलेंज नहीं हुई, चैलेंज तो हो गई, अभी लग भी जाएगी। तो ये फिर चीजें तो देखी जाएंगी। मैं आपको अर्ज करूं कि ये ऐसा नहीं है कि जो ये दे वांट टू गो एस्कॉर्ट फ्री, कि जनाब जो हमने, पहली बात तो ये है कि जो कुछ कर बैठे हैं उसे ये चाहते हैं कि वो हमें हजम हो जाए। जो केसेस थे नैब वाले वो खत्म हो गए, वो उसको ना को खोल सके, नंबर वन। नंबर टू, इलेक्शन जिस तरह का भी इन्होंने करवाया, फॉर्म 47 जिस तरह भी तैयार किए, वो क्लोज हो जाए। और नंबर थ्री, ये जो सुप्रीम कोर्ट फैसले पे बार बार जोर दे रही है कि जनाब ये इस पे अमल दरामद किया जाए और ये जो यानी मखसूस नशस्तें हैं ये पीटीआई को दी जाए, ये खत्म हो जाए। और दो बातें बाकी मैंने आपको अर्ज कर दी हैं कि वो पीटीआई को किस तरह चल खत्म करना है। सही, ठीक है आरिफ साहब, भाई इजाजत दीजिएगा। शादरा रहमानी साहबा ने भी मुझे ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं जरा नदीम कुरैशी साहब से जरा सवाल कर लेता हूं। कल तक तो ये डिसाइड हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी कमेटी में बैठेगी भी, नाम भी डिसाइड हो गए थे, फाइनलाइज भी हो गया था। आज बॉयकॉट क्यों किया गया नदीम साहब? मसला हमारा नहीं। देखिए हमारी पॉलिटिकल कमेटी में बहुत सारे लोग शामिल हैं, वहाँ बड़ी ओपन डिबेट हुई है। और जिस वक्त चेयरमैन पीटीआई गौहर खान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस एक अनाउंस कर दिया कि जो मुसव्वदा हमसे मौलाना ने डिस्कस किया था उससे ये फलां 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 शिक शामिल नहीं थी, तो हम इसके एक एक लफ्ज को मुस्तरद करते हैं। उसके बाद मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ में वो सोच जो ये समझती है कि हमें इस तरह की किसी कमेटी में बैठकर और उनकी मौक़िफ़ को आप तस्लीम कर देने में उनकी मुआवनत करनी चाहिए। उससे बेहतर है कि हम उसमें ना बैठे। आरिफ साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया, जब सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन अदालत के जजेस, भले लोअर कोर्ट भी हो, जजेस अगर हुकूमत के इख्तियार में हो उनकी तैनाती, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि वहाँ आइन की मजबूती की बात होगी, वहाँ रूल ऑफ लॉ की बात होगी। वहाँ तो अब सुप्रीम कोर्ट ही गलबन बची हुई थी, दो इदारे बचे हुए थे इन सियासतदानों के चुंगल से, जो ये फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार में आए हुए हैं। एक इदारे पे अभी हमलावर हो गए हैं, दूसरा इदारा पता नहीं कब इनकी जद में आएगा। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई आईनी या कानूनी या अखलाकी तौर पे हुकूमत को इससे कोई बेनिफिट हुआ है। बिल्कुल पाकिस्तान के कानून और आइन को समझने वाले और इन पॉलिटिकल ताकतों के मोटिव को समझने वाले लोग, उन्हें यकीन है इस बात का कि ये जजेस को सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में ताबे लाना चाहते हैं। इनकी हर तरह से कोशिश और ख्वाहिश है कि किसी भी तरह तहरीक इंसाफ, जिसका ये सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सके, उनको ना स्पेशल सीट्स मिले। हमारे जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का पेंडिंग केस है वो भी हमारे अगेंस्ट जाए, और ये इस हद तक भी की प्लानिंग का हिस्सा है कि तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात बैन कर दिया जाए। चलिए ठीक है, आपकी बात मैं आपकी बात मान लेता हूं सर। पाकिस्तान की तारीख नदीम साहब एक बात बताइएगा, देखिए मैंने ये आज शायद 15 दिन पहले से जब मैं प्रोग्राम पे ये डिस्कस कर रहा हूं काफ़ी अर्से से, और मैं लोगों से सवाल भी कर रहा हूं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमाओं से मैं सवाल कर रहा होता हूं कि हुकूमत का जो विजन है, जो भी उन्होंने करना है, जो वो करना चाहती है, चाहे आपकी नज़र में सही हो चाहे वो गलत हो, ये अलग डिबेट है, लेकिन उसके लिए उनका विजन क्लियर है। उनको पता है कि जनाब ये एसयू का इजलास है, उसके बाद हमने कौमी असेंबली का इजलास बुला लेना है, हमने आईनी तरमीम करा लेनी है, आईनी तरमीम हो जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक क्लैरिटी उनकी किसी भी इरादे के अंदर नजर नहीं आ रही है। आज अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं हम पूरा मुल्क बंद कर देंगे। एहतजाज तो आप लोगों ने पहले भी किया, हासिल क्या हुआ उससे? देखिए हासिल क्या नहीं हुआ। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो चीजों से बड़ा वेलफेयर है, और हर तरफ एक ही डिबेट है, और हुकूमती तर्जुमान टेलीविजन के अलावा आपको किसी जगह मुतमईन नजर नहीं आएंगे, पब्लिक को फेस नहीं कर सकेंगे। आज जो बार काउंसिल्स में डिबेट है, जो बार एसोसिएशन में डिबेट है, एक तहसील के वकला से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक के वकला में जो डिस्कशन है, उसकी वजह तहरीक इंसाफ का ये सारी मूव है। कभी ऐसा नहीं होता कि सियासी जद्दोजहदें फौरी कोई किसी विद ने वीक या चंद महीनों में अपने अपनी अपनी कामयाबी तक पहुंच जाए। बाज़ औक़ात कई साल लग जाते हैं। मैं नहीं समझता तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रगल से अपने आप को मनवाया। भाई हमें तो पॉलिटिकल एज ए पॉलिटिकल पार्टी टेलीविजन पे हमारा नाम लेना मना था। कोई मीडिया हाउस ना हमारे लीडर का नाम ले सकता था, ना हमारा नाम ले सकता था, हमारा झंडा नहीं आ सकता था, हमें बतौर पॉलिटिकल पार्टी डिस्कस नहीं किया जाता था। हमने ये जो 1 डेढ़ साल में
2 साल में जो स्ट्रगल किया, और बिलखुसूस इस हुकूमत के पीडीएम दौर में भी और इस हुकूमत के कायम करने के बाद हमारी जो सूबाई असम्बलियों में, सेनेट में, नेशनल असम्बली में जो स्ट्रगल है, मैं नहीं समझता कि हमारा हमारा विजन क्लियर नहीं है। हमारा विजन क्लियर है, लेकिन चूंकि रियासती मशीनरी हुकूमत के हाथ में होती है, उनके हाथ में हर तरह से वो मीडिया को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। मैं अगर हुकूमत की मर्जी की बात नहीं करूंगा, मेरी भी जरूरत नहीं है, और शायद आप भी ना कर सके मेरी बात। कौन है मर्जी की रिपोर्टिंग करवाई जा रही है सहाफियों को खुलेआम, जब वजीर इत्तलात पंजाब की ये धमकी दे रही है कि मैं आपकी जॉब्स की गारंटी फिर नहीं दे सकती, मेरी सिफारिश पर आपकी जॉब होनी है, तो उसके बाद तो बात खुलकर सामने आ गई है कि किस माइंडसेट के लोग बैठे हैं। और उसमें दो राय है सर, एक मैं ही बताऊं ताकत आपको, है उसमें दो राय है, पॉलिटिकल। उसमें दो राय है। मैं फिर कह देता हूं। देखिए सर, बदतमीजी करना तो मैं प्रेफर नहीं करता। मैं अपने शो में इजाजत नहीं देता, ना मैं खुद अपने आप को देता हूं, ना हमारे गेस्ट को देता हूं कि आप बदतमीजी कीजिए। आप तमीज के दायरे में हम भी सबसे सख्त सवालात करते हैं और सख्त सवालात का जवाबात का सामना भी करते हैं। मेरे ख्याल से वो जो बात अब अज़मा बुखारी साहबा की कर रहे हैं, वो शायद उन्होंने एक रिक्वेस्टिंग अंदाज में, मैं कह रहा हूं दो राय, मैं दोनों राय आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन सर अगर आप इजाजत दें, मैं जरा शादरा रहमानी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेता हूं, काफी देर से वो भी इंतजार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शादरा साहबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। ये अगर आईनी तरमीम नहीं होती तो इतना क्या बड़ा नुकसान हो जाता, और अगर हुई है, चले लेट सपोज हुई भी है, आपको लगता है कि ये तरीकेकार बिल्कुल दुरुस्त है? क्योंकि हमने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 18वीं तरमीम होते हुए देखी थी, उसमें कंसेंसस थे, 9 महीने तक आप लोगों ने काफी अच्छा होमवर्क किया था, फ्रेमवर्क किया था, तमाम लोगों को साथ मिलाया था। आप और नून लीग उस वक्त एक दूसरे के काफी ज्यादा सख्त हरीफ समझे जाते थे, लेकिन आपने सबके साथ कंसेंसस के साथ 18वीं तरमीम की। इज दिस द राइट वे टू डू दिस? बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल ये आज का तो आपने खुद देखा कि ये आज का ना तो एजेंडा था। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने उस वक्त इमरान खान साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, सब ने मिसाक जमहूरियत पे साइन किया था, और आईनी अदालतों की बात हुई थी, अदालती रिफॉर्म्स की बात हुई थी। और जब 18th अमेंडमेंट हो रही थी, उस वक्त भी इस एजेंडे को जेर बहस लाया गया। लेकिन उस वक्त शायद नवाज शरीफ साहब को चौधरी इफ्तिखार साहब बहुत पसंद थे, या जो भी वजूहात थी वो एग्री नहीं हुए। और आपने देखा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती, जब आप कंसेंसस करते हैं, तमाम पॉलिटिकल जमातें जब बैठती हैं, तो उसमें कुछ बातें मानी जाती हैं, कुछ मानवाई जाती हैं, कुछ से विड्रॉ हुआ जाता है। और यही वजह थी कि 18th अमेंडमेंट में कुछ बात ये इस तरह की चीजें रह गई थी। सही है। और अभी ये कोई नया नहीं था, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था। और अब जबकि ये मौका मिला, तो बिल्कुल हमने पूरा महीना अगस्त, सितंबर और अब अक्टूबर के एंड में जाकर अगर ये हुआ, तो इसको भी जल्दी, और फिर जिस तरह की बातें की गई कि जी इसके जरिए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन सी हम किसी के हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं। आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल जमातों ने यूनानी मसलीस को एक्सेप्ट किया, और पीटीआई भी उसका हिस्सा रही। पार्लिमानी पार्टी के अंदर वो जो कमेटी थी उसके अंदर वो बैठी, आखिर तक कंसेंसस भी रहा, मानते भी रहे। और सिर्फ अपने फेस शेमिंग के लिए या इस तरह का इंतशार ये चाहते हैं कि किसी पे भी हम यूनाइट नहीं होंगे और हमने जो है इंतशार फैलाना है, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। शादा साहब, मेरा एक आपसे सवाल ये है के अंदर इन्होंने उसको एग्री किया, आपने कहा उस फिर वक्त वोट भी नहीं, अच्छा वोट अगर चले इनकार, चले मैंने बात सुन ली ना, आप भी तो सुने ना। मैं कह रहा हूं शादरा साहबा, उस जमाने में अगर नून लीग को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब पसंद थे, लेट सपोज आज तो आप इत्तेहादी हैं, लेट सपोज अगर आप इत्तेहादी नहीं होते, उस वक्त भी आप लोग साथ चल रहे थे, उस वक्त भी आपने कहा था कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को बहाल करने के लिए, और उनको बहाल आप लोग नहीं कर रहे थे, इसलिए नवाज शरीफ साहब ने काला कोट पहना था और लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे, और आपने फिर जजेस को बहाल कर दिया था। आज पहले सवाल सुन लेना शादरा साहब, फिर जवाब दीजिएगा, आपके पास पूरा टाइम होगा। आज आप ओपोजिशन में जाते हैं, आज लेट सपोज किसी भी वजह से पीपल्स पार्टी को बैंड करने की बात की जाती है, किसी रहनुमा को बैंड करने की बात की जाती है, बिलावल साहब पर किसी किस्म की कोई कदगन लगाई जाती है, मामला आईनी अदालतों में जाता है, आईनी अदालतों में जज जो है वजीर आजम साहब ने लगाए, जो कि नून लीग के हैं, आपको इंसाफ नहीं मिलता है, तब भी आप इसी सेटअप की हिमायत करेंगी? देखिए, बिल्कुल जब कानून बनाया जाता है, कानून साजी की जाती है, तो उसमें तमाम पहलुओं को जेर गौर लाया जाता है। ये इस तरह नहीं होता कि जिस तरह 19 अमेंडमेंट जो है डंडे की जोर पे कराई गई और तमाम पॉलिटिकल जमातों को जिस तरीके से करना पड़ा। आज ये देखें कि एक सियासी विजडम के साथ, पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ तमाम पॉलिटिकल जमातें दिन रात बैठी हैं, दिन रात एक किया है, और जो मौलाना साहब का अब मुसवदा था उसको भी शामिल किया गया,
और आप देखें कि उसमें तमाम पॉलिटिकल जमातें राजी थी इसमें को, और इनका अगर कोई एजेंडा था, कोई मुसवदा था, कोई तरमीम थी तो लेकर आते। पॉलिटिकल सेंस में तो यही होता है ना कि अगर आपको कोई इख्तिलाफ है किसी चीज पे तो आप उसको चेंज करके लेके आते हैं। आप मुस्तकिल कमेटी का हिस्सा रहे, आप बैठे रहे, आपने कहा जी हम इत्तेफाक हो गया, अब हम इमरान खान साहब से जाके पूछेंगे, आप वहां पर भी गए। अब एक शख्स के ना मानों की वजह से ये सब बेचारे मजबूर हो जाते हैं। हालांकि जो पॉलिटिकल इनमें लोग हैं, सियासी बसीरत रखने वाले हैं, वो एग्री कर रहे थे, लेकिन आपने देखा फिर इनका ये भी आपने देखा कि वो उसमें वोटिंग के अंदर या तो वोटिंग के अंदर पार्ट बनते, अपोजिशन में वोट देते, अपोजिट में वोट देते, वो भी नहीं किया। तो ये इस तरह के नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम पहलुओं को देखते हुए कानून साजिश करती है। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन हो, 18th अमेंडमेंट हो या ये जो 26 अमेंडमेंट है, तमाम पॉलिटिकल जमातों ने देख, पहले तो ये था कि ये दिखाया नहीं जा रहा है, इसमें सब कुछ छुपा हुआ है, ये तो सिर्फ बेंच की बात की जा रही है या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं, इसके आड़ में पता नहीं क्या हमसे करवा लेंगे। लेकिन हमने वो नहीं करवाया, हमने किसी को एक्सटेंशन नहीं दी। इन्होंने तो, इनके दौर में तो एक्सटेंशन मिली ना, आपने देखा था कि किस तरीके से एक्सटेंशन दी गई। लेकिन हमने ना तो चीफ को एक्सटेंशन दिलाई, ना चीफ जस्टिस साहब को एक्सटेंशन दिलाई, ना किसी को एक्सटेंशन दिलाई। ये खालिस पॉलिटिकल एक था। और आपने देखा कि मुल्क की जरूरत है आपकी कोर्स का, आप देख रहे हैं कि इस मुल्क में एक्सटेंशन आपने नहीं दिलवाई, लेकिन आपने ये सोचा कि अगर सीनियरिटी की बुनियाद पर ना हो तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, देखें ऐसा नहीं है। आप ये देखें कि हमेशा जब भी चीफ जस्टिस का इंतखाब होता था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान और ब्रिटिश दौर में मलका जो थी वो किया करती थी। लेकिन जब मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा वजीर आजम थी 93, 94, 5, 6 में, तो उस वक्त ये अख्तियार लिया गया। और जब आप ये देखें कि कोई मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आता है, डिक्टेटर आता है, तो वो जजेस को अपॉइंट करें, उसके पीसीओ के तहत जजेस हलफ भी लें। और एक जजेस का क्या काम है कि जमहूरियत को हिफाजत करें, वो पार्लियामेंट की हिफाजत करें। नहीं, ये जजेस का काम इंसाफ देना होता है, सिर्फ क्या ये माजी नहीं रहा कि उन्होंने मुंतखब वज़ीर आज़म को तख्तेदार पे लटका दिया? क्या ये नहीं रहा कि इन अदालतों ने दबाव के अंदर आके मुंतखब वज़ीर आज़मों को जो है सजाएं देके या कलम घर चले, मुझे एक ब्रेक लेना है। माशाल्लाह जब माशाल्लाह रहा तो उस आमिर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, कमर्शियल ब्रेक, एक छोटी सी, वापस आएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नदीम साहब, ये बताइएगा, आईनी तरमीम हुई है, उससे आपको मसला परेशानी है क्या? मतलब आईनी तरमीम आपको लगता है जिस तरीके से मंजूर की गई है उस पर एतराज़ है, या आपको उसके कंटेंट पर एतराज़ है कि नहीं जनाब, चीफ जस्टिस साहब का तकर्रुर ऐसे नहीं होना चाहिए, आईनी मामलात के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है वो नहीं होना चाहिए? आपको एतराज़ किस चीज़ से? क्योंकि जब भी हम अपने शो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं से जब बात करते हो, कहते हैं जनाब आईनी तरमीम कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? तो मैं उनसे ही सवाल करता हूं कि अगर जल्दी है तो अगर आपको जल्दी में एतराज है तो फिर देर पे भी एतराज होना चाहिए, कभी भी आप कर सकते हैं उस पर। तो देखिए मेरे साहब, अब तो आईनी तरमीम के मुसव्वदे के सामने आने के बाद वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, जिसका हम सबको इंतजार था। पाकिस्तान का आइन आज़ाद अदलिया को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम और सालमियत के लिए लाजिम और मलजूम करार देता है। आज़ाद अदलिया का मतलब ये नहीं है कि इसको कोई भी हुकूमत जजों को तैनात करेगी। ये शायद डिक्टेटरशिप में तो मुमकिन है और डेमोक्रेटिक जमहूरियत में कहीं भी नहीं है। मुझे शायद आप मेरी सलाह फरमा दें, मेरी रहनुमाई कर दें। मैं कल से देख रहा हूँ कि मुझे किसी ऐसी मॉडर्न डेमोक्रेसी में या मॉडर्न वर्ल्ड में किसी जगह ऐसा हो जहां प्रेसिडेंट अमेरिका या बरतानवी वजीर आजम या हिंदुस्तानी वजीर आजम या जर्मन चांसलर किसी जगह अपने जजेस तैनात करते हो, मुझे तो मिसाल नहीं मिलती। भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें मौजूद हैं सर। अगर मैं गलत हूं तो आप सही करें। मैं सुने, कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें बिल्कुल डिफरेंट चीज है, और जजेस की तैनाती के लिए पार्लियामानी कमेटी की मंजूरी और चीफ जस्टिस के लिए चॉइस करना, पिक एंड चूज करना, ये कहीं मौजूद नहीं है। अगर किसी जगह मौजूद है तो फिर वो हमारे जैसा निज़ाम इंसाफ होगा। तहरीक इंसाफ समेत किसी भी, अभी आपने शायद रमानी साहबा से पूछा कि अगर ये आईनी अदालतें आपके अगेंस्ट वर्किंग करेंगी तो फिर आपकी ये राय होगी, और वक्त आएगा। ऐसा नहीं होता कि कोई शख्स कोई किसी बीज को डाले, आप यारी करे और उसका फल उसे ना खाना नसीब हो, ये होगा। अभी मेरी बहन ने मिसाल दी कि जी
जुल्फिकार अली भुट्टो को हैंग कर दिया गया, किसने किया? उन जजेस ने किया जो उस वक्त की हुकूमत के ताबे थे, उस वक्त की पीसीओ हुकूमत के के तहत खिलाफ थे ना, बात नहीं कर सकते थे। पीसीओ के तहत हल उठवाए हुए थे ना। देखिए पीसीओ हो या कोई भी हो, यहाँ तो हमें तो समझ एक बात नहीं आती भाई, आपने जरूर फिर आइन आइन खेलना है। आप कहें भाई जो हुक्मरान होंगे, जैसे वो हुक्मरानी में आएंगे वो जजेस अपने तैनात करेंगे। शायद रमानी साहब भी जज हों, शर्जील मेमन भी जज हों, उधर से आबिद शेर अली भी जज हों, तलाल चौधरी साहब भी जज हों, कोई मसला नहीं है। अगर इन्होंने मुल्क को अपनी जाती स्टेट समझा हुआ है तो ये क्या इतना बड़ा खेल खेला जाएगा, इतनी बड़ी प्रैक्टिस होगी, पार्लियामानी कमेटी बन रही है। आप सीधा डायरेक्ट कहें भाई हमने फला शख्स को चुके, उसने आइन के मुताबिक स्पेशल सीट्स का फैसला दिया और हमें उस शख्स के रवैये से ये महसूस हो रहा है कि गवर्नमेंट को आने वाले वक्तों में हर्डल्स होगी। आज के बाद तो मिर्जा साहब, अगर कोई बिजली के रेट्स बढ़ेंगे, होता है अमूमन पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, आम आदमी कोर्ट्स में चला जाता है, आम आदमी की वेलफेयर को हुकूमत कोई जद पहुंचाती है, कोई नुकसान पहुंचाती है। हुकूमती फैसलों में जब पब्लिक ये समझती है कि हमारे खिलाफ ये चीज जाएगी और लोग कोर्ट्स में जाते हैं, कोर्ट से कई बार रिलीफ मिला है, हजारों बार ऐसा हुआ है, अब वो रिलीफ का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। जज साहबान सोचेंगे यार अगर हम ये गवर्नमेंट के फैसले के खिलाफ कोई डिसीजन देंगे, हमारी तो एसीआर खराब हो जाएगी। हमें तो अब माशाल्लाह उन एमएनएज ने हमारी प्रमोशन भी करनी है, उस एमएनएज ने हमें इंडोर्स भी करना है और उस एमएनए ने हमारी जॉब की सिक्योरिटी भी करनी है। जो जाली फॉर्म 47 पर आया है, जिसको अवाम ने मुंतखब ही नहीं किया, जिसका ओथ ही झूठा है, जिसका आगाज ही झूठ से है, जिसका आगाज ही फ्रॉड से है, जो आगे ही जालसाजी से है। ठीक है ना, जिन बदयांती से जिन चीजों का आगाज किया जाता है, उनमें ब्लेसिंग कैसे आए मुझे तो नहीं समझ आता। मुझे तो कोई फिक्र नहीं है, मैं तो समझता हूँ और चीजें एक्सपोज होनी चाहिए इस अच्छा, अभी आईनी तीन तरमीम तीन से। नाम है ना, एक तो मंसूर अली शाह साहब का नाम है, मुनीब अख्तर साहब का नाम है और याहिया आफरीदी साहब का नाम है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा था आरिफ चौधरी साहब से, उन्होंने कहा याहिया आफरीदी साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 2032 तक है। तो अगर वो चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठा भी लेते हैं, वो रजामंद भी हो जाते हैं, तो 3 साल बाद उनको रिटायर होना था। वो अपनी मुद्दत मुलाजमत को कम क्यों करना चाहेंगे? और ये एक वैलिड रीजन है। उसके बाद फिर मामला मंसूर अली शाह साहब की तरफ ही आएगा। तो ये जो आपका खदशा है, मेरे ख्याल से ये इट्स टू अर्ली है। नहीं, देखिए ये उनकी मुद्दत मुलाजमत से पहले कोई और तरमीम ले आएंगे। अभी आइन में 27वीं तरमीम भी आनी है, 28वीं तरमीम भी आनी है। ये तो हुकूमत ने अपने मसल शो की है, हुकूमत ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है। अभी मेरी बहन ने कहा ना, सब जी यूनानी मसली हो गया भाई। अगर आज बीएनपी के एक सेनेटर ने अपना रिजाइन पेश कर दिया और लोगों के किस्से कहानियां जुबान ज़दे आम है, ठीक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको नहीं चला सकता, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में सीनियर जर्नलिस्ट के कॉलम्स में हर चीज वाज़ेह है, तो ये कौन सा यूनानी मसली हुआ है? नून लीग के लोगों को नहीं पता था आखिरी वक्त तक। गवर्नमेंट के 2 या 3 वुजरा के अलावा किसी के पास ये मसवदा नहीं था। ये 19वीं तरमीम से ज्यादा डरावना खेल हुआ है। ये डंडा हुकूमती चला है। एक साहब है जिनको ये बड़ा शौक है कि शायद मैं फ्यूचर में वजीर आजम बन जाऊं, उनकी स्पीडें देखने से ताल्लुक रखती थी। वो सारी जिंदगी में भाषण देते रहे जमहूरियत का, आइन के बनाने का क्रेडिट उनके नाना जी का था, वो क्रेडिट लेते रहे, ठीक था क्रेडिट। लेकिन आज जब वो आइन का हुलिया बिगाड़ने जा रहे हैं, तो मॉडरेशन ने 10-20 साल बाद आज के दौर को भी डिस्कस करना है। अगर हम ये समझते हैं कि हुकूमती इस तर्ज अमल से अब मुल्क को इस्तेहकाम मिलेगा, लोगों का इस निजाम पर एतबार बढ़ेगा, तो हम खाम ख्याली मैं जवाब ले लेता हूं इसका। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। शादर साहबा, आप जवाब देना चाहेंगी? जो इतनी लंबी चार्जशीट आपने सुनी होगी, नदीम साहब ने की है, कल को यही सारी चीजें आप लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती हैं, क्या कहेंगी आप? शादरा साहबा, अच्छा, गालिबन शायद हमारा राब्ता उनके से मुनक़ता हो गया। लेकिन नदीम साहब, ये भी तो सवाल आपसे, मतलब पीटीआई के लिए, पीटीआई हर चीज़ से बॉयकॉट करती जाएगी तो पार्लिमानी सियासत में किस तरह से किरदार अदा करेगी? मेरा सबसे बड़ा इख्तलाफ उस वक्त था जब बानी पीटीआई की हुकूमत गई, वो हुकूमत चली गई, उनको पार्लियामेंट के अंदर बैठना चाहिए था। चले जो भी हुआ ना, जैसे भी हुआ, जिस तरीके से हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि उनको, अगर वो वहां पर बैठते, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के वाले से उनकी राय होती, वो वहां पर वो अपना मसल शो कर सकते थे। इसके अलावा फिर उनके पास 2 हुकूमतें थी, उन्होंने खुद वो हुकूमतें तोड़ दी। आपको नहीं लगता बॉयकॉट से इस वक्त पाकिस्तान तरीके साहब को सिर्फ नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ है?
देखिए, मैं गुजारिश करूं, उस वक्त की बात थी कि पाकिस्तान का आइन और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता था कि 90 रोज में इंतखाबात की तहरीर की सूरत में इंतखाबात करवाना लाजिम है। हम्म। और उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की कोर्ट ने डिसीजन दिया था हम्म। कि 14 मई से पहले 14 मई को इंतखाबात होंगे। आइन को रूदा गया और इन्होंने रोंदा। जो आज जमहूरियत के चैंपियन है, जो कहा करते थे जी वोट को इज्जत दो, अवाम ताकत का सच चश्मा है, आइन हमें इकट्ठा रखेगा, उन्हीं लोगों ने रोंदा। और मैं अभी एक बात कहने लगा था, वो दरमियान में आपने रहमानी साहब की तरफ चले गए। जी जी इस बोलिए। आईनी तरमीम से मिर्जा साहब, अभी आप यंग जर्नलिस्ट हैं, हम भी सीख रहे हैं, आपने भी बहुत सीखना है। हम्म। ये निकाब शायद भी है बुनियादी तौर पे बहुत सारे लोगों की। हम्म। आज आप और हम डिजिटल दौर में जिंदा है। पाकिस्तान 65% से ज्यादा यंग पॉपुलेशन रखने वाला मुल्क है और पाकिस्तान का नौजवान बड़ा विजनरी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। ये नकाब उचाई हुई है, बहुत सारे लोगों के चेहरों से नकाब उतरा है कि ये कौन कौन से भाषण 40-45 साल से बेचते रहे। अर्ली 80s से लेट 70s से यही दो जमातें पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूरतों में हुक्मरान रही हैं। यही अब डिक्टेटर्स से लड़ती रही हैं और यही डिक्टेटर्स के पांव की सही है। जूती बनकर अब पूरे लोगों के सामने इक़्तिदार में आते रहे हैं लोग। ठीक इनकी है। नकाब कुशाई चेहरों से हुई है चलें, और बड़ा अगर आप अच्छा इजाजत हुआ दें है। सर, क्योंकि आपने इतनी बात की है ना, मैं चाह रहा हूं उसका जवाब भी होना चाहिए। शादरा साहिबा से दोबारा हमारा राब्ता हुआ है तो मैं चाहूंगा कि वो इस पर रिस्पॉन्ड करें। शादरा साहिबा, ये बताइए, ये तमाम चीज़ें आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपने अमेंडमेंट की है, ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही जमात के लिए खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है कल को आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। आप प्रिपेयर हैं इन तमाम चीज़ों के लिए? और फिर एक सवाल ये भी है, और ये वैलिड सवाल है, कि जजेस तैनात करना पार्लिमानी कमेटी का काम है। जजेस सही काम कर रहा है या नहीं कर रहे हैं, वो भी पार्लिमानी कमेटी का काम है। यानी अगर आपके खिलाफ फैसले आएंगे तो आप लोग तो ये फैसला कर लेंगे कि जनाब जजेस सही काम ही नहीं कर रहे। देखिए, मैंने तो पहले भी अर्ज किया था आपसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो माहिरीन हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिन्होंने आर्क्रेजी के साथ ये अमेंडमेंट की है, इसमें कोई पार्टी का कंसेप्ट नहीं होता। ये तमाम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए की गई है ताकि अवाम को इंसाफ सस्ता और जल्द मिले। नंबर 2 ये कि हमारी तमाम अमेंडमेंट पे, कानून साजी पे इस तरह इनको एतराफ़ तो होता है। जब नैब तरामीम हुई तो आपने देखा कि उस वक्त इमरान खान साहब ने कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहा कि जी मुझे इससे कोई फायदा नहीं लेना, लेकिन जब सबसे पहला केस उनका और दिशा बीबी का जो केस था उसमें तो वो फौरी तौर पे उसमें गया। अभी ये तरामीम 26वीं अमेंडमेंट हुई है और कल ही जो है इनके वकील ने अभी उस पे वो कानून भी नहीं बन सका था, उस वक्त ही इन्होंने जो है उसको फौरी तौर पे कहा कि जी हमारा जो इमरान खान साहब का जो केस है उसको फौरी तौर पे जो है ये बेंच में भेजा जाए। तो ये किसके फायदे हो रहे हैं? ये तो आपके अपने फायदे हो रहे हैं ना। अगर आपका एतराज है फिर उसमें तो आपको आईनी जो बेंच है उसके अंदर आपका केस ट्रांसफर करने की आपके वकील को इस्तदा ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो स्पेसिफिक बना, स्पेसिफिक नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज किया, ये सबके लिए है और ये किसी फर्द वाहिद के लिए कानून साजी नहीं की जाती। जब ये आईनी अमेंडमेंट होती है 2/3 मेजॉरिटी के साथ होती है और इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के साथ हुई है और एक अरसा लगा है इसके अंदर। आप कह रहे हैं तकरीबन 3 महीने का अरसा लग गया है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मुस्तकिल जो है कंसेंसस होता रहा और इसमें कोई ऐसी बात नहीं सामने आई। हाँ, बिल्कुल दुनिया में होता है, अदालतों का एहतसाब भी होना चाहिए। पार्लियामेंट सुप्रीम होती है और पार्लियामेंट का काम होता है कि तमाम इदारों को मॉनिटर करें, उनका एहतसाब करें, क्या वो बालातर है हर चीज से। पार्लियामेंटेरियन का एहतसाब कौन करेगा शादरा साहिबा? पार्लियामेंटेरियंस का तो एहतसाब होता रहता है, हर वक्त होता है। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि कौन करेगा? हमारा हर चीज जो है गुस्वारे भी जमा। अरे मैंने मान लिया, अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद कौन करेगा शादरा साहिबा? हर साल जो है हमारे एसेट्स को चेक किया जाता है। ये नहीं होता कि जजेस अपने ही नहीं, एसेट चेक करना एक अलग चीज है, एहतसाब करना एक अलग चीज है। कॉलेज के पढ़े होते हैं, कभी ससुर और दामाद भी जजेस बन रहे होते हैं, साथ में भाई भी बन रहा होता है, रिश्तेदार भी सारे बन रहे होते हैं। एक ही जो चैम्बर के सारे जजेस जो हैं वो फिर तो इस तरह पार्टी का सरबराह होता है, फिर उनके बेटे चेयरमैन बन रहे होते हैं, उनकी बेटी चेयरमैन बन रही होती है, वो भी तो खानदानी चल रहा होता है। आप जब जजेस को देखते हैं तो उनका सारा सिस्टम इसी तरह होता है। अरे मैंने आपकी बात मान ली है, मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना शादरा साहिबा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस आईनी तरमीम के बाद पार्लियामेंटेरियन का एहतसाब कौन करेगा? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे।
देखिए पार्लियामेंटेरियन का तो एहतसाब होता है हमारी, तो हर चीज का हर साल हमें अपने ऐसे यही आईनी बेंच करेगा, जो पार्लियामेंटेरियन लगाएगा वही आईनी बेंच उनका एहतसाब करेगा। जी बिल्कुल, जिसका भी दिल चाहे पार्लियामेंटेरियन का एहतसाब तो हर मतलब साल जो होता जज है। एक और पार्लियामेंटेरियन लगाएगा, पार्लियामेंटेरियन का एहतसाब वही जज करेगा। आपको लगता है ये इट मेक कोर्टें सेंस? कोर्टें बनी हुई हैं और कोर्ट में केसेस किसके जा रहे हैं? अभी इमरान खान साहब का केस जो है वो उन्होंने खुद, उनके वकील ने इस्तदा की कि जी आईनी बेंच में ले जाया जाए। क्यों लेके जा रहे हैं? हम्म। ये आपकी सहूलत के लिए बना है कि इतने केसेस हैं पेंडिंग में पड़े होते हैं। एक जो इस मुल्क के सदर पाकिस्तान है, 11 12 13 साल वो जेलों में पड़े रहे और उसके बाद उनको इंसाफ मिलते मिलते उनकी आधी जिंदगी जो है वो जेल में गुजर रही। ठीक है। इसी तरह मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा की देख लें, हर एक को जिसको दिल चाहता है झूठे केसेस बना दिए जाते हैं। मैं फिर उसको आपसे ये केस नहीं करते कह हैं। रहा, हम मैं ये हमले नहीं कहता हूं करते, अदालती हम हमले मामलात नहीं के करते। अंदर मैं इस बात को ऑनियर बात बोलता हूं कि पीपल्स पार्टी ने अपने कायदीन की शक्ल में बड़ी कुर्बानियां दी हैं। भुट्टो साहब की कुर्बानी हो गई या फिर इसके अलावा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत वाला मामला हो गया। मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूं, देखिए इट मेक्स सेंस कि अगर कोई जज तैनात कर रहा है पार्लियामेंटेरियन, अगर उस पार्लियामेंटेरियन पर किसी किस्म का कोई इल्जाम लगता है और वो उसी जज के पास जाता है जो कि पार्लियामेंटेरियन ने लगाया है, आपको लगता है कि वो जज जो है वो इनका एहतसाब कर सकेगा? और अगर कर भी लिया तो कल को आपने उन्हीं की फाइल बनानी है कि ये कारकर्दगी अच्छी कर रहा है या नहीं कर रहा है। इट मेक्स सेंस? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही जज नहीं है कि जिसके पास केस लगेगा। पूरा वहाँ बेंच बन रहा है, उसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक जज नहीं है कि जिसके पास केस जा रहा है उसी को जो है मुस्तकिब करके लगाया जा रहा है। ऐसा नहीं, पूरे बेंचेस होते हैं। और आपने देखा कि मुख्तलिफ ये जो आपकी कोर्ट बनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, इसके अंदर तो ठीक है, पार्लियामेंटेरियन भी है, जज भी है। तो ये सारी चीजें हैं, ये मुख्तलिफ चलें लोगों लेट्स का। सी। ये नहीं कि एक ही शख्स है और उसको हमने ठीक है, अपॉइंट किया, थैंक वो यू सो हमारे मच। खिलाफ बहुत लिखते हुए शुक्रिया। कर रहा है। शाहिदा रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। अभी तो खैर पार्लियामेंटेरियन कमेटी जो है उनका काम इस वक्त चल रहा है, इजलास भी चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका बॉयकॉट किया हुआ है, लेकिन लेट्स सी, उम्मीद यही की जा रही है कि 25 तारीख के बाद जो पाकिस्तान के जो नए चीफ जस्टिस होंगे उनके नाम की तजवीज़ आज मुकम्मल कर ली जाएगी, उसका कमल। और उसके बाद फिर देखना ही है कि कौन चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 25 तारीख के बाद बनते हैं। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।